हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय आपको ALP PYQ सीरीज़ लेके आया था, वो कंटिन्यू आज करता हूँ। एक्चुअली क्या आ गया, कल क्लासेस नहीं मिल पाई थी, थोड़ा एक काम हो गया था, इस वजह से क्लासेस नहीं मिल पाई थी। अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलेगी, तो चलिए चलते हैं देखने के लिए। बहुत से लोगों का कमेंट था कि ALP जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया था वो 2018 के क्वेश्चन थे। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि ALP ग्रुप डी का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन करवाने के लिए, क्योंकि वो TCS के द्वारा रेलवे का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो मैंने भी काफ़ी सोचने के बाद डिसाइड किया कि ग्रुप डी का लेटेस्ट क्वेश्चन करवाना ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि ALP में भी वैसा ही क्वेश्चन आएंगे सेम पैटर्न पे। वो लेटेस्ट क्वेश्चन था, तो लेटेस्ट क्वेश्चन से ही चलते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है दो व्यक्तियों की आयु। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है दो व्यक्ति की आयु का एज का जो डिफरेंस है ना वो 30 वर्ष है, 30 साल का डिफरेंस है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी तो छोटे व्यक्ति की आयु कितनी है। इसमें क्वेश्चन में बताया गया है दो आदमी हैं जिनके एज का डिफरेंस 30 साल है। 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति से 3 गुनी थी, बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति से 3 गुनी थी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बड़े व्यक्ति को B लिख सकते हैं, छोटे को C लिख सकते हैं। दोनों का जो एज का हुआ है ना, बड़े व्यक्ति 3 गुना है छोटे व्यक्ति से। बट ये जब कब दिया हुआ है, ये किया हुआ है 5 वर्ष पहले। ये जो है 5 वर्ष पहले का है डेटा। अभी प्रेजेंट में इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 30 साल है। प्रेजेंट में इन दोनों का डिफरेंस 30 साल है, जो कि तो डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है। जैसे अगर आपसे बड़े भाई 5 साल बड़े हैं तो ऐसा नहीं है ना कि 10 साल के बाद वो 10 साल बड़े हो जाएंगे। दोनों का डिफरेंस जो है वो 5 साल ही होगा। तो जो डिफरेंस है हमेशा कॉमन चलता है। जब भी डिफरेंस पे क्वेश्चन आए तो डिफरेंस हमेशा सेम चलेगा। रेशियो किसी में 10 साल 20 साल 25 साल किसी में हमें जाएंगे, बट दोनों का जो डिफरेंस है डिफरेंस हमेशा कॉमन रहेगा। उसी पे ये क्वेश्चन बेस है। इन दोनों के बीच जो है वो डिफरेंस 30 साल का है, बट इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 2 यूनिट है। 2 यूनिट का वैल्यू जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 साल दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा, 15 साल। 1 यूनिट का वैल्यू 15 साल निकलेगा। तो 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले जो है छोटा व्यक्ति का जो एज हो गया वो हो गया 15 साल। 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 15 साल। बट हमसे प्रेजेंट पूछा जा रहा है, तो प्रेजेंट क्या होगा, 5 साल बाद। प्रेजेंट जो है 5 साल पहले था, वो 5 साल के बाद 5 साल ऐड करना पड़ेगा। तो 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20 साल निकलेगा, जो कि छोटे व्यक्ति की आयु है 20 साल, जो कि आंसर आपका है ऑप्शन C। तो फर्स्ट का जो है आंसर हो जाएगा C। तो चलिए सेकेंड जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। मैं सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन है मैं नोट डाउन कर देता हूँ। वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वह है 27 डिवाइड 3 माइनस 27 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1। अब देखिए किसी भी संख्या को 0 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 0 ही होता है। तो ये तो कंप्लीट कट गया। ये 27 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 माइनस 0 प्लस 1, जो कि आपका आंसर 10 होगा। और ये 10 जो है ऑप्शन C में लिखा हुआ है, तो 2 का आंसर C हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है वो बताया गया है 2 तरफा यात्रा के दौरान गौरव की जो चाल है, 2 व्यक्ति हैं, गौरव की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है। यदि वह जाते समय 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते वक्त उसकी चाल क्या है। उसकी औसत चाल पूरे जर्नी में जितना किलोमीटर वो गया, जितना घंटे में गया है, उसका औसत चाल जो है वो 15 किलोमीटर लिखा हुआ है कि औसत चाल जो उसका 15 किलोमीटर है। यदि वह जाते समय 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जाता है, जब जाता है, जैसे एक जर्नी है, यहाँ हम A से B तक जाना है। जब वो A से B गया तो जाते समय 15 किलोमीटर, जाते समय 20 किलोमीटर पर आवर से गया। ओवरऑल जो है आते समय कितना से आया कि ओवरऑल उसका 15 किलोमीटर निकल गया है। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, एक एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। जो होता है जाने का जो स्पीड होता है उसको हम x मानते हैं, आने का स्पीड को y मानते हैं, डिवाइडेड होता है x प्लस वाई। ये फॉर्मूला बनता है। और यहाँ पे जो एवरेज स्पीड आता है, तो इस क्वेश्चन में इसी अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, आप देख सकते हैं 2xy x प्लस वाई, यह फॉर्मूला है। आप इसे नोटबुक में नोट डाउन कर लें। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है।
क्वेश्चन में जो है ना वो एवरेज स्पीड दिया हुआ है, ये इन दोनों का स्पीड दिया हुआ है। स्पीड जो दिया हुआ है वो स्पीड आपका दिया हुआ 15 किलोमीटर है, और जाने का स्पीड दिया हुआ 20 किलोमीटर, आने का स्पीड निकालना है तो 20 प्लस वाई कर देंगे। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आप काफ़ी फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल कमेंट आया था एक कि सर इतना स्लो एग्जाम में बनाते हैं तो टाइम काफ़ी चला जाएगा। तो स्लो क्या, आप डायरेक्टली इसको बना सकते हैं। 15 को जब 2 से गुना करेंगे तो आप इसको डायरेक्टली कर दीजिए। जब 15 को y से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 15y होगा, और यहाँ पे 40y है, तो 15y को जब हम उधर लेके जाते हैं तो 40y से 15 जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 25y इंटू 15 इंटू 20। इसको आप डायरेक्टली बना सकते हैं ऐसे, इसको 5 से काटिए, इसको 4 से काटिए, इसको 3 से काटिए, तो y का जो वैल्यू है 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। आप इसको ऐसे बना सकते हैं बाय। और अदर स्टूडेंट जिसको ये समझ में नहीं आया, आप इसको इजीली यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वल टू का, इक्वेट करने के बाद ऐसा आंसर सॉल्व हो जाएगा। बट किन्हीं ने कमेंट किया था कि काफ़ी स्लो सॉल्यूशन है, तो आप फास्ट सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। वैसे मैं आपको ऑप्शन से भी सॉल्यूशन आज बताऊंगा, ऑप्शन से कैसे बनाएंगे कुछ क्वेश्चन को, तो आप वो भी देखिए। और आपको अगर अच्छा लगेगा तो बताइएगा, और भी क्वेश्चन जो होंगे जिनमें ऑप्शंस का इस्तेमाल करके यूज करके बन सकता है, उससे मैं सॉल्यूशन में बता दूंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है ये लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11 लिखा हुआ है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये 42 है, और मेरे को निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये जो अलजेब्रा का जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI आप इसको मार्क कर सकते हैं। फॉर्मूला पे डायरेक्टली सेट होता है। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। ये होता क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जब हम निकालते हैं ना, ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2 जो है कॉमन होगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये फॉर्मूला है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें दिया हुआ क्या है, जैसे ये वाला टर्म हमको निकालना है, ये वैल्यू दिया हुआ है जो कि 11 है, तो 11 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म निकालना है, तो इसको हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, ये टर्म निकालना प्लस 2 को जब हम 42 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 84 आ जाएगा, 84, और 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 121 में 84 जाएगा ना, तो ये मेरा निकल जाएगा होल क्वेश्चन मार्क का आंसर निकलेगा। और इसका जो आंसर है देखिए 11 में से 4 गया तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, जो कि ऑप्शन सिंगल में दिया हुआ है ऐसा, तो क्वेश्चन मार्क्स का वैल्यू जो है वो 37 हो जाएगा, जिसका यूनिट डिजिट 7 दिया हुआ है। 11 में से 4 जाएगा तो 7 आएगा यूनिट डिजिट। तो आप यूनिट डिजिट से सॉल्व करके कैलकुलेशन से थोड़ा बच सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करके आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं। तो चलिए चल है वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है P और Q अकेले एक काम को 9 दिन और 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं यदि Q से शुरू करके एक एक दिन कार्य करते हैं। मतलब बोला गया है कि P और Q है जिसका अलग एफिशिएंट वो दिया हुआ है कि वो एक P जो है 9 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है, Q जो है उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। बट जब काम स्टार्ट हुआ ना तो वो कंटिन्यू काम नहीं करे, पहले Q किया है उसके बाद P किया है, वो अल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है P है और Q है, 2 बंदा है, P का जो दिया हुआ है ये 9 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है, ये 12 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। और मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाया है कि जो डे जितना दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं इसका जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है ना वो टोटल वर्क होता है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 9 से 36 3 टाइम में जाएगा 3 टाइम में, और 9 से 36 4 टाइम में जाएगा, 12 से 3 टाइम में जाएगा। तो ये इसका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो है। अब क्या बोल रहा है, Q काम स्टार्ट करता है, Q पहले दिन काम करता है जबकि P नेक्स्ट डे काम करता है। तो 2 दिन पहले Q गएगा, उसके बाद P गएगा, फिर Q आएगा, फिर से P आएगा, ऐसे काम चलेगा। पहले Q गएगा, फिर P गएगा, फिर Q, फिर P Q P, इसी फॉर्म में चलेगा। इक्वेशन जो है कंप्लीट इसी फॉर्म में चलेगा। जो तो पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले 2 दिन का काम निकालेंगे। पहले 2 दिन कौन काम करेगा, पहला Q काम करेगा, फिर P काम करेगा। तो Q करेगा 3 से और P करेगा 4 से, तो दोनों का सम आ गया 7। तो 7 काम कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में, 2 दिन में 7 काम कंप्लीट होगा। अब मेरे को 36 काम कंप्लीट करना है, तो इसको आप 36 काम जाने के लिए आप इसका कितना नज़दीक जा सकते हैं वो निकालना होगा। तो हम जैसे ही
5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इसका 35 होगा, जो कि 36 से काफ़ी नज़दीक है, जो इसका फॉर्म में बन जाता है। तो इसको भी हम दोनों साइड इक्वल करते हैं, इसको भी हम 5 से करेंगे तो 10 दिन में 35 काम होगा। बट 36 काम करना है, एक काम ज़्यादा है, वो अगला काम कौन करेगा, वो तो क्यू करेगा, क्योंकि क्यू पहला दिन आया है तो क्यू काम करेगा पहला दिन। क्यू कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, इसका एफिशिएंसी 3rd है तो इसमें भी 1/3 हम ऐड कर देंगे। तो टोटल काम कंप्लीट कितना होगा, 10/1/3, जो कि आपका ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, जो कि आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप इस कॉन्सेप्ट से बनाएंगे ना तो ये जल्दी बन जाएगा ये वाला फॉर्म से। पहले कौन कौन आएगा, 2 दिन में इक्वेट कीजिएगा, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का। इसे मैं ऑप्शन से बनाऊंगा, देखिए ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे कि लिखा हुआ 25.19 × 3 + 4.41 - 0.9। अब देखिए यह क्या है, आप इसको 19 को मत लीजिए, नहीं भी ले सकते हैं, इसको आप ऐसे भी रफ कैलकुलेशन से बना सकते हैं। जब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा, 25 या 75 75 आएगा। यहाँ पे 4.41 है, 4.41 से 0.9 लगभग 1 है, 0.9 को हम लगभग 1 मान सकते हैं। तो 4.41 से 1 हम घटाएंगे तो लगभग 3.41 आने के आसपास आंसर आएगा। यहाँ पे 75 है, यहाँ 3 है, तो 95 तो आंसर नहीं जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। और 75 में 3 जोड़ेंगे तो 78 के आसपास आएगा। ऑप्शन ये भी नहीं है, 78 सही है, 62 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी, आप इसको ऐसे बना सकते हैं बिना कैलकुलेशन के, आप बन जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। तो ऐसे सॉल्व के लिए बताइएगा ये आपको समझ में आएगा कि नहीं, समझ में आएगा तो नेक्स्ट ऐसे ही एक और सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी मैं ऑप्शन से सॉल्व कराऊंगा। आपको अच्छा लगता है तो बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका वो एचसीएफ का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बोला गया है यदि 2 संख्याओं का योग 430 है और उनका एचसीएफ महत्तम जो है 43 है तो निम्नलिखित में कौन सा संख्या पॉसिबल है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, एचसीएफ जो है 43 है, इन दोनों का सम 430 है। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि जो 430 है क्या इन दोनों संख्या में सभी का 430 सम है। तो इसका आप देख सकते हैं 215 215 430 सम, ये भी हो सकता है आंसर। 86 344 तो ये 430 हो जाएगा, 44 हाँ ये 430 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। 172 और 258 इसका सम करेंगे, 2 जो है 60 70, ये भी 430 ये भी हो सकता है। ये तो इजीली दिखा है, ये 430 इसका सम है। तो सभी 430 हो सकता है, पॉसिबल है, सभी का सम 430 हो सकता है। बट यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखना है वो ये देखना है कि इनका एचसीएफ जो है वो 43 है। ये जो 43 है ना, 43 ऐसा नंबर है ना जो प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। 43 एक अभाज्य संख्या भी है। एक और चीज़ इसमें छुपा हुआ है, 43 जो ना ऑड नंबर है, अभाज्य संख्या होने के साथ साथ ये ऑड नंबर भी है, विषम संख्या भी है। विषम संख्या का एक खासियत है ना कि विषम संख्या जब भी होगा ना वो सम संख्या उसका सम में नहीं आएगा, या वो संख्या का किसी सम संख्या का एचसीएफ जो है विषम संख्या नहीं होता है। तो पहले जो सम संख्या है उसको हम वो तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये विषम संख्या है, ये ऑड नंबर है, तो वो 2 संख्याओं का कभी भी सम नहीं हो सकता है। तो ऑड नंबर जो है उसका एचसीएफ हमेशा ऑड ही आएगा। इवन नंबर का एचसीएफ कभी ऑड नंबर नहीं होगा। तो ये जो इवन नंबर है वो काट देंगे हम, ये भी नहीं हो सकता है आंसर। और ये भी नहीं हो सकता है आंसर। ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकता है आंसर। अब देखने वाली बात है 215 215 2 सेम संख्या है, 2 सेम संख्या का जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे ना तो वो संख्या खुद आ जाएगा। 2 संख्या का एचसीएफ हम जैसे 2 का जैसे हम एक इजी संख्या ले लेते हैं, जैसे 8 ले लेते हैं। 8 का एलसीएम हमेशा 8 आता है, ना कि 4 आता है। 8 का संख्या 8 आता है। सेम संख्या है तो इसका एचसीएफ भी सेम होगा, जो कि 215 होगा। ठीक है, अब हमारे पास सिंगल ऑप्शन बचता है जो ये, तो इसको सॉल्व नहीं करना, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। 43 एचसीएफ है। एचसीएफ जब भी ऑड संख्या है प्लस अभाज्य संख्या है, इसका जो आंसर होगा ना, सम जो डिजिट होगा वो भी जो डिजिट होगा ना वो भी ऑड नंबर होगा। इवन नंबर डायरेक्टली आंसर नहीं होगा। पहला जो ऑप्शन है वो सेम संख्या दिया, और सेम संख्या तो होगा नहीं, ऑप्शन डी। तो आप इसको डायरेक्टली बना सकते हैं। आपको इसमें इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने का इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आप इसको डायरेक्टली ऑप्शन डी मार्क कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है आपका एज पे
1 साल पहले साकेत और तिलक की आयु का क्रमशः अनुपात 5:6 है। साकेत और तिलक हैं, उनके आयु का अनुपात 5:6 है। 4 साल के बाद 6:7 हो जाएगा। 1 साल पहले जो दिया हुआ है, साकेत है और तिलक है, 2 लोग हैं, इनके 1 साल पहले आयु का जो अनुपात है ना, वो लिखा हुआ है 5:6। ये 1 साल पहले है 5:6, ठीक है। अब ये 1 साल पहले का है डेटा, 1 साल पहले का है ये। अब से 4 साल के बाद, तो इससे 4 साल के बाद 1 साल पहले 4 साल ये, मतलब ओवरऑल 5 साल। 5 साल के बाद जो ये रेशियो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 6:7। जो साकेत और तिलक का जो एज है वो 6:7 के फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने 2 वीडियो में ही मैंने बताया है इसको सॉल्व कैसे करना है। आप लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए, अब वो इन दोनों के डिफरेंस का मल्टीप्लाई इससे कीजिए, वैसे सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे 7 को हम 35 से करेंगे तो 35 आएगा। 6 को जब हम 6 से करेंगे तो 36 आएगा, 36 आएगा। बट इसको हम माइनस का ऐसा संख्या निकालेंगे जो पॉजिटिव हो। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस का पॉजिटिव लेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 आ जाएगा। 6 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लेंगे, 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें भी हम माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस 5 आ जाएगा। तो 1 का अनुपात 5 है, और साकेत का जो है एज 1 का फॉर्म 5 है, तो 5 का फॉर्म क्या होगा 25, 5 का 5 टाइम्स, 6 का फॉर्म क्या होगा 5 टाइम 30। तो 30 साल एज है तिलक का, और साकेत का एज है 25 साल। बट यहाँ पे जो एज है वो 1 साल पहले है, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ 1 साल पहले। अब पूछा जा रहा है साकेत का जो एज है वर्तमान में कितना होगा। साकेत का एज ही पूछा गया, साकेत का वो एज कितना हो गया। ये 1 साल पहले है, तो इसमें हम 1 साल ऐड कर देंगे, जो कि 26 है। तो 26 इसका आंसर हो जाएगा। 26 आंसर जो है आपका ऑप्शन डी में है। तो साकेत का एज जो है 26 होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी है, बट काफ़ी कैंडिडेट इसको मिस्टेक करके गलत कर देते हैं। वो एक्चुअली कन्वर्जन है, यूनिट का कन्वर्जन पूछा गया है। इसको इजीली आप सही कैसे करेंगे, सबको पता है ये कैसे होगा, बट बहुत लोग थोड़ा थोड़ा सिली मिस्टेक में उनका 1 नंबर चला जाता है। तो ये क्वेश्चन कैसा सही होगा, तो क्वेश्चन क्या है 36 सेंटीमीटर है। 36 सेंटीमीटर को आपको किलोमीटर में चेंज करना है। 36 सेंटीमीटर को आपको किलोमीटर में चेंज करना है। तो आप इसको इजीली कैसे करेंगे बिना मिस्टेक के, क्योंकि ऑप्शन जो है सभी ऑप्शन ऐसा है ना कि जो पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़ के। एक ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए जो है उसको छोड़ के तीनों भी हो सकता है। बट कैंडिडेट इसमें ये एक ही मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक आप ना करें। तो ये देख लीजिए कैसे कीजिएगा। तो 36 सेंटीमीटर है। पहले तो हमको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, ये पता है, ठीक है। नहीं है तो पता, आप नोट डाउन कर सकते हैं नोटबुक में। तो 36 सेंटीमीटर जो है, 36 सेंटीमीटर में 36/100 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर। और उसके बाद 1 बाई, ये मीटर में हो गया। मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करता है तो 1000 से डिवाइड करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बताया है। 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका किलोमीटर आ जाएगा। ये किलोमीटर में है। यहाँ तक करने के बाद भी कैंडिडेट सही करते हैं, इसके बाद कैंडिडेट गलत हो जाता है। वो कैसे गलत हो जाता है, जैसे देखिए कितने के बाद पॉइंट आएगा। ये 3 है, यहाँ 2 है, 0 जो है ये 3 है, ये 2, टोटल 5 0 आएगा। पॉइंट के बाद 5 वैल्यू आना चाहिए। 5 वैल्यू में तो 2 वैल्यू ये है 36 जो है, ये तो 2 वैल्यू खुद है। तो 5 वैल्यू जो होगा, 5 में से 2 ये है, तो मतलब 0 कितना होगा 3 0 होगा। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पॉइंट के बाद 3 0, उसके बाद हम लिखेंगे 36। ये इसका राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है ये वाला ऑप्शन। तो आप इसको ऐसे बनाइएगा ना तो मिस्टेक कम होगा। ये 3 है, ये 2 है, टोटल 5। तो यहाँ से देख लीजिए 5 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ, ऐसे बनाइएगा तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, मिस्टेक नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। है वो क्वेश्चन है साइन थीटा को कॉट थीटा के फॉर्म में चेंज करना है। मैंने कल भी ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फंक्शन का फॉर्मूला आपको बताया था पिछले वीडियो में, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। साइन थीटा को कॉट थीटा में चेंज करना है। साइन थीटा को कॉट थीटा के फॉर्म में चेंज करता है।
बट साइन थीटा को जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा होता है। और एक फॉर्मूला मैंने कल भी नोट डाउन करवाया था, नहीं आपको याद है या आप नए हैं तो इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जब हम कॉसेक स्क्वायर थीटा हम निकालेंगे, कॉसेक थीटा रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा 1 बाई रूट अंदर 1 प्लस कॉट का स्क्वायर थीटा, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आप ऐसे बारीकी से सावधानी होकर बनाएंगे तो क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। थोड़ा सा पेशेंस, दिमाग को शांत रख के बनाइएगा, मैथ्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नहीं तो सिली मिस्टेक में काफ़ी आप गलत करके क्वेश्चन को फाइनल तक ला के आप बहुत लोग गलत कर देते हैं। सॉल्यूशन का सही होता है बट सिली मिस्टेक के कारण, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक के कारण वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं, जो कि उनको आंसर किया था तो पता चलता है यहाँ पे मैंने गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें भी काफ़ी कैंडिडेट सिली मिस्टेक के कारण मिस्टेक कर देते हैं, तो इसको आप मिस्टेक नहीं करें, इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊँगा। ट्रिक नहीं बोल सकते, एक छोटा सा बेसिक माइंड्स का कॉन्सेप्ट है, उसको आप ध्यान में रखिएगा तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो संख्या है, ये संख्या में विषम संख्या में 3 जोड़ना है और प्रत्येक सम संख्या में 1 घटाना है। प्रत्येक जो सम संख्या होगा, मतलब इवन नंबर जो है, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, प्रत्येक इवन नंबर में 1 घटाना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, और प्रत्येक ऑड नंबर में 3 को सम करना है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ छोटा सा, आप समझ सकते हैं। इवन नंबर में जो है वो +3 करना है, ऑड में जो है इवन में जो है आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ऑड में +3 करना है। ये आप भी ऐसा मिस्टेक ना करें तो एग्जाम में मिस्टेक हो जाएगा। तो देखिए इवन में -1, ऑड में +3। आप इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने के लिए आप एक टर्म को लेके चलिएगा, एक टर्म को माइंड में रखिएगा। जैसे कैंडिडेट मैक्सिमम माइनस वाले टर्म को भूल जाते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए इवन में -1 करना है। जहाँ जहाँ इवन टर्म है वहाँ -1, इवन टर्म है -1, इवन टर्म है -1, इवन है -1। अब इसको ऐसे रखिए, बाकी ऑड जो है उसमें 3 को सम करना है। अब जहाँ जहाँ ऑड है ये लिखिएगा तो ये काफ़ी टिपिकल हो जाएगा, मिस्टेक होने का चांसेस है। तो आप ये सिर्फ रखिए कि माइनस किस में करना है, क्योंकि कैंडिडेट अक्सर माइनस में ही फंसते हैं। प्लस वाला तो इजीली हो जाता है। कोई भी संख्या ऐसा नहीं है ना जिसमें आपको क्या ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी संख्या है ना 7, 8 से काफ़ी छोटा है, तो आप ऐसा प्रॉब्लम नहीं है 3 ऐड करने के बाद 10 से ऊपर निकल जाएगा तो जिसमें क्या ही लेना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है संख्या, क्योंकि सब संख्या छोटा संख्या है और ऐसा संख्या देता भी नहीं है। ऐसे लंबा संख्या में ऐसा कभी नहीं देगा जो क्या ही लेना पड़े ताकि कैंडिडेट मिस्टेक कर पाएँ। तो आप ये इसमें आप +3 करना है, तो जो संख्या बच गया ना उसमें +3 कर दीजिए। जैसे 3 में हम 3 को करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5 आ जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 में -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 में 1 का घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ये जो संख्या है अब बोला जा रहा है ना कि जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है। बड़ी संख्या क्या है? 8 है, यहाँ भी 8 है, कोई भी एक संख्या पकड़ लीजिए, 8 में से 1 को घटा दीजिए तो आपका आंसर 7 होगा। तो ये 7 आंसर, बट 7 आंसर निकालना यहाँ पे मेन चीज़ नहीं है। आंसर तो आप निकाल सकते हैं, बट ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन करिए, माइंड में ध्यान रखें कि एक ही चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे, एक को प्लस वाले को हम आइडिया लेके चलेंगे, जो बचा हुआ संख्या उसमें प्लस करना है, बाकी माइनस वाले में ज़्यादा मिस्टेक होता है तो माइनस वाला, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी चेंज कीजिएगा तो ऑप्शन सभी सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन में आप थोड़ा भी चेंज कीजिएगा ना तो वो भी आंसर आ सकता है, जो कि आपका आंसर गलत हो सकता है। तो आप ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वयं में सीक्वेंस में सजाने पे 11 संख्याओं का औसत 41 है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे होगा, 41 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। 11 संख्या क्वेश्चन में बोला गया है, इस 11 संख्या का जो औसत है मतलब एवरेज जो है वो 41 लिखा हुआ है, ठीक है। पहली 5 संख्या का औसत जो है 18 दिया हुआ है, अंतिम 5 संख्या का औसत जो है वो आपका 64 दिया हुआ है। तो बताया गया है कि एक जो संख्या बीट होया है ना, मिस होया है, वो संख्या छठी संख्या कौन सी है? पहली संख्या ये 5, तो टोटल 10 हो गया, बट 11 संख्या है, यहाँ पे एक संख्या छुपा हुआ, वही संख्या निकालना है, वो संख्या का वैल्यू कितना होगा। तो 11 संख्या का औसत 41 है। जब औसत 41 है तो दोनों संख्या को जब मल्टीपल करते हैं ना तो इन दोनों का संख्या का सम निकलता है। तो हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, 11 × 41, ये सम हो गया, सभी संख्याओं का सम है 41।
इस संख्या में से घटाना क्या है, 5 इंटू 18, 5 संख्याओं का एवरेज है 18, तो टोटल संख्या कितना हुआ 18, 5 संख्याओं का औसत है 64, तो टोटल संख्या कितना हुआ 5 इंटू 64। तो आप इसको घटा सकते हैं। जब हम 11 का मल्टीप्लाई कैसे करना वो भी मैंने वीडियो में बताया था, आप पिछले क्लास में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये क्या होगा, लास्ट डिजिट को हम सेम रखेंगे, ये दोनों को सम करके यहाँ पे लिखेंगे और पहला वाला संख्या को ऐसे ही लिखेंगे, तो 451 ये हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 5 90 आता है 90, और जब 64 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 320 आता है। ठीक है, 320 में से 90 जोड़ेंगे तो 410 होगा, 410 में से 451 में से 410 जाएगा ना, तो 41 आंसर आएगा, 41 आंसर, जो कि आपका ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर इतना शॉर्ट में सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसे सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोने और प्लेटिनम के 2 मिश्र धातु हैं, इन धातुओं को क्रमशः 5:2, 2:7 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि हम इस मिश्र धातु की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी धातु 2 बनाते हैं, तो जेड बनाते हैं, तो जेड में सोने और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे बोला गया है 2 कंटेन है, उसमें क्या है, प्लेटिनम है, सोना है, दोनों का रेशियो अलग अलग लिखा हुआ है, बट दोनों का सेम क्वांटिटी, सेम पे आपको फोकस करना है, क्वांटिटी सेम रखा गया है, ये सेम क्वांटिटी, ये सेम क्वांटिटी पे आपको फोकस रखना ताकि क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब बताया गया है, जैसे बताया गया है x है और y है, x में सोना है, सोना को गोल्ड लिख लेते हैं, मैं ज़्यादातर हिंदी में लिखता हूँ, तो आप जैसा आपको ठीक लगता है, ताकि क्वेश्चन मिस्टेक नहीं हो। आप ये वर्ड को कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ गोल्ड को G लिख सकते हैं, प्लेटिनम को P लिख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है, इन दोनों का रेशियो जो है वो 5:2 है, यहाँ भी गोल्ड है, यहाँ भी प्लेटिनम है, इन दोनों में क्या है 5:7 है। अब बताया गया दोनों का सेम क्वांटिटी, ये सेम पे फोकस करना है। अब सेम देखिए, यहाँ पे 5/2, दोनों का सम 7 है, 5 + 7 दोनों का सम 12 है, दोनों क्या सेम है, सेम नहीं है दोनों। यहाँ पे दोनों का सम 7 है, यहाँ का सम, दोनों का सम 12 है, 12 है, तो सेम कहाँ पे, तो सेम बनाने के लिए हम इसको एलसीएम लेंगे। 12 और 7 का एलसीएम लेने के लिए हम इस संख्या को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस संख्या को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों देखिए, दोनों का क्वांटिटी सेम हो जाएगा। अब बताया गया है 12 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, यहाँ 24 होगा, यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा 35:49। अब बोला जाए, अब देखिए दोनों का सेम है, ये 84 है, ये भी 84 है, अब दोनों का क्वांटिटी सेम है। अब क्वांटिटी मिलाने पे एक जेड बनता है, जेड में गोल्ड कितना है और प्लेटिनम कितना है ये पूछा जा रहा है। तो जेड में कितना है, गोल्ड कितना 60, डायरेक्ट हम इसको ऐड कर देंगे, 60 + 35, और यहाँ क्या है 29 + 49, 24 + 49 ये है। तो इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका वैल्यू निकल जाएगा 95:73, जो कि सिंगल ऑप्शन में है, और ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऐसे आप सॉल्व कीजिएगा ना, मिस्टेक नहीं होगा। क्वांटिटी पे ध्यान रखना है, क्वांटिटी सेम रखा गया है। तो चलिए